दिक्कतें होती हैं क्योंकि सरकारी कानून लागू होते हैं, क्योंकि वो समाज को छोड़ के जा चुके। उन्हें इसका खाना खाने से इनकार कर दिया कि ये डूम के द्वारा बनाया। अगर जोड़ा जाएगा तो इसके इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे आंकड़े दिए तो सुप्रीम कोर्ट ने उस अधिकारी बाबा साहब को नमन करते हुए, सम्मानित साथियों, आप सब वरिष्ठ लोग हैं, तो मुझे सभी को संबोधित करना है और सबके साथ अपने आप को भी सम्मिलित करना है। मैं कोई अलग से नहीं हूँ आपके बीच में। मौसम खराब है, यदि आप वाकई में सुनना चाहते हैं तो मैं बोलूँ, और अगर जल्दी निकलना है तो फिर मैं उसके हिसाब से थोड़ा बोल के बात करूँ। क्या चाहते हैं? मौसम ठीक हो गया। बारिश को रोक देखिए, नेशनल एक्शन फोरम फॉर सोशल जस्टिस 1993 या 1993 में इसका गठन किया गया था। IAS ऑफिसर थे श्री PS कृष्णन जी, 1956 बैच के 56 बैच। मुझे उनके साथ वर्किंग चेयरमैन के रूप में काम करने का मौका मिला एक लंबे समय तक। उससे पहले भी मैं उनके साथ जुड़ा रहा और मैं 1978 से इस फील्ड में हूँ। समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के बीच स्थानीय लेवल से लेकर के जहाँ मैं जिस राज्य में का रहने वाला रहा हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ है, मेरा जन्म मसूरी में हुआ। मसूरी में शिक्षा दीक्षा हुई और 1978 में मैं भारत की बड़ी संस्था जिसमें IAS IPS हिंदुस्तान के तमाम अधिकारी प्रशिक्षण लेते हैं, उसमें मुझे सेवा का मौका मिला। 41 साल मैंने उसमें काम किया और 2019 में मैं रिटायर्ड हुआ। तो मैं बहुत वरिष्ठ अधिकारियों के बीच अलग अलग तरीके से लड़ाई करता रहा। ये नहीं है कि मैं रिटायरमेंट के बाद कुछ करा हूँ। और अगर कभी कभी इतिहास की बात करते हैं तो मैं घंटों बात कर सकता हूँ। वो मैंने काम किए जहाँ मैं रहता हूँ। हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो नेता हैं, जब वो सर्विस में होते हैं तब उनकी अलग दिक्कतें होती हैं, क्योंकि सरकारी कानून लागू होते हैं, तो वो उस वक्त अपने समाज की को याद नहीं रखते, दिक्कतों को दूर नहीं करते। लेकिन मेरी परिस्थितियाँ अलग है। मैंने अपने समाज को नौकरी पर रहने के दौरान ये अलग सा व्यक्ति था जिसने कहा कि कोई अगर गेट पे आएगा और वो वहाँ से कॉल करेगा तो उसे कोई रोकेगा नहीं। बड़े अधिकारियों को कहा हुआ था, जो एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाले लोग थे, वो पुलिस के बहुत वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, DGP रैंक, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, तमाम बड़े बड़े राजस्थान, वहाँ के अधिकारी रहे। तो मेरा सीधा सीधा कहना था, यदि मेरे समाज के लोग कहीं पीड़ित हैं और वो मुझसे मिलना चाहते हैं तो कोई ताकत नहीं है उन्हें रोक सके। और उसमें मैं सफल रहा और मैंने काम किया। मित्रों, जो बात हम करना चाहते हैं, हमने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के अपने समाज की सेवा की है। कभी गांव बचाए हैं, कभी नालों में, खालों में बड़ी बड़ी विकट परिस्थितियों में हमारे लोग रह रहे थे, जब उन्हें उजाड़ने लगे तो वो भी रोका। जहां हमारे लोगों का पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी उसको भी बनाया, स्कूल बनवाए। और उस सारे काम को करते करते जो व्यवसायिक जो आपको अर्थ की ओर ले जाए उसके प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया। महिलाओं के लिए भी सिलाई केंद्र शुरू किया, तो बच्चों के लिए कंप्यूटर कोर्स शुरू किया, और एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाए उसके लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर खुलवाए। तो मैं काम करता रहा। और अगर मैं उस पर बोलूँगा तो कई घंटे बिना रुके बोल सकता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने काम किया है। मैंने काम किया इसलिए मैं बोल सकता हूँ। अब परिस्थितियाँ हैं, हम 2014 में बात कर रहे थे, 2096 में हमने बात की, 96 में जो हमने दलित मैनिफेस्टो दिया उसमें पूरा का पूरा रोड मैप भारत के तमाम दलितों का, किसी एक वर्ग का नहीं बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसका डेवलपमेंट का रोड मैप क्या है
वो सरकार को दिया दलित मैनिफेस्टो के रूप में। आज भारत के दस्तावेज में आपको जब आप मांग करेंगे तो आपको दलित मैनिफेस्टो के बारे में जानकारी होगी। हमने 1996 में कहा कि निजी क्षेत्र में आरक्षण दो। हमें अंदेशा हो चुका था कि निजी क्षेत्र बहुत तेज़ी से आ रहा है, तो वहाँ हमने आरक्षण की बात पहले कह दी है। अगर आज कोई कहे, और वो जो हमने दस्तावेज में निजी क्षेत्र की बात की, उसमें भारत की बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने वचन दिया है। कौन पार्टी है वो? कांग्रेस ने व्हाइट पेपर के रूप में कहा है कि हम इसको लागू करेंगे। बीजेपी ने भोपाल डिक्लेरेशन के रूप में कहा कि हम इसको लागू करेंगे। देवगौड़ा सरकार ने, जो देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने देश के, तो उन्होंने अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कहा और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग बैठाई और कहा कि इसको योजनाबद्ध तरीके से लागू करें। और उसकी देन एक बहुत बड़ी हुई है। जो डिक्की है, हमारे मित्र परमजीत जी ने उसकी ओर इशारा नहीं किया, बाकी चीज़ों के लिए तो इशारा किया है। ये जो डिक्की है दलितों की ऑर्गेनाइजेशन, एक डिक्की है। भारत के बजट का जब प्रस्तुतिकरण होता है संसद में, जब बजट पर चर्चा होती है तो डिक्की से बात करते हैं। लेकिन डिक्की से कब बात करनी शुरू करी? जब हमने दलित मैनिफेस्टो में दलित व्यापारियों को, दलित की ऑर्गेनाइजेशनों को, दलितों को आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का रोड मैप तैयार करके दिया। और डिक्की को 4% भारत के टोटल रेवेन्यू का 4% अगर देने की बात की गई तो वो डिक्की को तब की गई जब हमारी संस्था के द्वारा भारत की राजनीतिक पार्टियों से वायदा लेने का कार्यक्रम शुरू किया। तो मित्रों, ये अलग अलग तरीका है, मैं उस पर बात करूँगा, बहुत लंबी बात हो जाएगी। लेकिन मैं क्यों बात करना चाहता हूँ आपसे, मैंने क्यों कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ, आप सुनना चाहते हैं क्या? क्योंकि अलग अलग प्रांतों के लोग, हम एक बार चर्चा कर रहे थे भारत सरकार के साथ, कह रहे थे, वो बोल रहे थे, जैसे अभी आप कहते नमो बुद्धाय, बुद्धिस्ट, कौन लोग आए? दलित भी उसमें आए ना, दलित समाज के लोग आए, लेकिन उनको आरक्षण का पूरा लाभ दिया गया, उस पर रोक नहीं लगी, उस पर बैरियर नहीं लगा। लेकिन ईसाइयों पर बैरियर लग गया। जब बैरियर लगा तो हमने अपने बुद्धिजीवियों से पूछा कि कारण क्या है। भाई, ईसाई से हमारे लोग ईसाई बन गए, अब ईसाई बनने के बाद उनको दूसरी सुविधाएं तो मिली नहीं है। वो शादी ब्याह करते फिर यहाँ लौट के आते, वो दूसरी सामाजिक व्यवस्थाओं में ढूंढते फिर लौट के आते हैं। तो उन पर बैरियर लगाने का कारण था कि केरल में जो ईसाई वर्ग है, क्रिश्चियन है, वो बहुत ज़्यादा शिक्षित है आपसे दूसरे प्रांतों से, बहुत ज़्यादा आगे है। जब वो बहुत ज़्यादा आगे है तो जो नौकरियां मिलेंगी उनको मिल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी। इसलिए हमारे लोगों ने उन्हें रोका कि नहीं, चाहे वो किसी पार्टी में रहे हो, कि उन्हें, क्योंकि वो समाज को छोड़ के जा चुके, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये अभी विवादित मुद्दा है, मैं उस पर ज़्यादा विस्तार से बात नहीं करूँगा, क्योंकि लोग वही हैं, लेकिन उनको रोक लगाने के कारण कि वहाँ से जब वो यहाँ आएंगे तो आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उसी तरह जो 1 तारीख को सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या दी है, निर्णय नहीं दिया, वो निर्णय देने के काबिल नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट बनाएगा ना कानून, वो सिर्फ इंडिकेट करता है, इशारा करता है। उसने एक ऐसी भावना व्यक्त कर दी आपके सामने जहां हमें और आपको डर लगने लगा, क्योंकि वो भावना किसकी भावना है? वो भावना है सरकार की, वो सरकार का नज़रिया है, इसलिए हमें डर लग रहा है। अब क्या है वो, हम बात करते हैं, मैं अपने साथियों से बात कर रहा था, पंजाब में स्टार्ट हुआ 1975 में लागू हुआ रिजर्वेशन, डिवाइड एंड ये कोटे में कोटा, कब तक रहा? 10 साल 2016 तक रहा। नहीं सर, 10 साल 2005 के नहीं 70 के बाद तक है, बताऊंगा मैं, मुझे याद आएगा। तो 2 साल ही रहा, नहीं 2 साल नहीं, ज़्यादा साल। तो ये जो समय तक
कोटे में कोटा लागू किया गया पंजाब में, तो हमें पूछना चाहिए कि उसमें कितने वाल्मीकि समाज के अफसर बन गए, पूछना चाहिए ना। अगर नहीं बने तो फिर उस कानून में खोट है। हम परखना पड़ेगा ना हमें। हम सोना लेने सुनार के यहाँ जाते हैं, हम परखते हैं वे सोना शुद्ध है नहीं है, सोना असली है, कितने क्रेड का है। तो एक विषय वो है जो अटका हुआ है। दूसरा, कर्नाटक और केरल के जो कोर्ट ने फैसला दिया, आंध्र प्रदेश के कोर्ट ने जो फैसला दिया, वहाँ की परिस्थितियाँ भी दूसरी हैं। तो इन परिस्थितियों को लेने के बाद, सोचने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय सारे देश को उसमें नहीं तोड़ सकता। आंध्र में चावल खाया जाता है, हम चावल नहीं खाना पसंद करते ज़्यादा। वो इडली खाता, हम इडली नहीं खाते। वो डोसा खाता, हम डोसा नहीं खाते। अगर पंजाब में चले जाएंगे तो तेज मिर्च वाला छोले भटूरे, पूरी पारी वो ज़्यादा पसंद करेंगे, हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम कहेंगे इससे रोक लगे। तो ये अलग अलग देश का खान पीन है, रहन सहन है, पहनावा है, रंग है, उसको सुप्रीम कोर्ट एक साथ कैसे मिक्स करके राज्यों पे छोड़ रहा है? उसे डायरेक्शन अगर किसी तरह की व्याख्या करनी है तो पहले तो भारत को एक नक्शे पर, एक व्यवस्था में लाना होगा। राज्यों पे छोड़ा जाएगा तो राज्यों में उस वर्गों को दिक्कतें आएंगी, समस्याएं आएंगी। मुझे मालूम है कैसी दिक्कतें आती। मैं जिस राज्य में रहता हूँ उस राज्य में अभी पिछले 1 या 2 साल में दलितों की गर्दन सिर से अलग कर दी गई। कारण चक्की पर हाथ लगाना। और चक्की पर हाथ किसने लगाया? एक टीचर ने हाथ लगा के ठाकुर से पूछा कि ये चक्की जो चल रही है ठीक है, तो उसकी गर्दन अलग कर दी गई। ऐसे देश में हम रह रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है? उत्तराखंड में भोजन माताओं में अगर दलितों की महिलाएं, वहाँ वाल्मीकि चमार नहीं है, वहाँ तमका आपका दूसरी तरह के लोग हैं जिन्हें अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो उनके जो, लेकिन वो अछूत हैं, उन्हें छुआ नहीं जाता। अछूत की संज्ञा समझे है ना आप? तो उनको जब वो भोजन माता में रिजर्वेशन का फ़ायदा लेकर के नौकरी लगी और उन्होंने हाथ से भोजन पकाया, तो 5 साल के बच्चे ने ये कह करके खाना खाने से इनकार कर दिया कि ये डूम के द्वारा बनाया गया खाना है। मैंने खुद जिलाधिकारी से बात की कि 5 साल के बच्चे को कैसे जानकारी है कि वो डूम है। तो हम घर से तैयार करके भेज दिए माँ कि बेटे वो डूम है, वो चमार है, ये भंगी है, ये है, इनके हाथ की बनी हुई चीज़ें मत खाना। तो देश आज 75 साल बाद हम वही नकारात्मक, वही परिस्थिति में जी रहे हैं जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों को बुला करके कहा था कि पानी कुत्ता पी सकता है, मेरा समाज नहीं पी सकता, और साबित किया। क्योंकि जो संवैधानिक व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, संभालने के लिए आयोग या दूसरी संस्थाएं बनाई गई, वहाँ पार्टियों ने अपने नुमाइंदे बैठा दिए, वो जाना ही नहीं चाहते हैं। और 2014 के बाद इतना तेजी से समाज का बंटवारा होने की परिस्थिति बनी है कि आज भारत में अशांति का माहौल है। मुझे मालूम है कई राज्यों को मैं जानता हूँ सीधे तौर पर कि अनुसूचित जाति के केसों को दर्ज नहीं किया जा रहा है, और अगर दर्ज किया जा रहा है तो उस पर सुनवाई नहीं की जा रही है, और अगर सुनवाई हो रही है तो उसको सज़ा नहीं दी जा रही है। कारण क्या है? तो उस पर हमें चिंता करने की आवश्यकता है। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने बात कही, मैं उसको पढ़ रहा था। 1932 में जो आरक्षण के ऊपर गोलमेज सम्मेलन जो चर्चा हुई, अंग्रेजों ने बुलाई, उस पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी थे, महात्मा गांधी को भी बुलाया, और दोनों ने इस बात को मान लिया कि भारत में छुआछूत है, और ये छुआछूत बढ़ती जाने वाली समाज के बारे में एक लिस्ट बना ली गई। वो लिस्ट
अंग्रेज़ों ने तैयार की और उसको कहा कि इन वर्गों को समाज का कमज़ोर तबका मानते हुए आरक्षण दिया जाएगा। आधार बनाया 1931 की जनसंख्या को, जो जनगणना हुई 1931 में जो जनगणना हुई थी, उसमें अंग्रेज़ों के पास आंकड़े थे कौन किस समाज से कैसे कैसे उससे घृणा की जाती है, कैसे कैसे उसको धुतकारा जाता है, कैसे कैसे तंग किया जाता है। आज की सर्वोच्च न्यायालय बिना आंकड़ों के, बिना सर्वे के, बिना किसी रिपोर्ट के कैसे कह सकती है कि समाज को डिवाइड कर दो। और 19 धारा, इसमें एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये भी अंग्रेज़ों ने उस वक्त पर एक व्यवस्था दी थी कि जो लिस्ट तैयार की गई है, जातियाँ तैयार की गई हैं, इस पे कोई जोड़ा नहीं जाएगा और कोई घटाया नहीं जाएगा। अगर जोड़ा जाएगा तो इसके इन लोगों से पूछ करके उसमें जोड़ा जाएगा। जो हमारा नुमाइंदा होगा उससे पूछा जाएगा और वो नुमाइंदा इस बात से सहमत हो जाएगा कि इस जाति से अस्पृश्यता होती है या नहीं होती। अन्यथा अंग्रेज़ों ने जब देश में आए, जिस व्यवस्था के तहत भारत की सरकार भारत को चलाना चाहती है, उस देश में महिलाओं को, उनके जो हमारा जो पहला पुत्र होता था उसको ब्राह्मणवादियों ने गंगा दान करा दिया, महिलाओं को पति के साथ सती कर दिया, महिलाओं को अंग ढकने के लिए वस्त्र की अनुमति नहीं दी। कैसा अत्याचार था। तो आज हम उन लोगों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं, ये आपको और मुझे सोचने का विषय है। मित्रों, मैं भारत की, जब बाबा साहब ने संविधान को रूप दिया तो उन्होंने वो जो अंग्रेज़ों के द्वारा कही गई बातें थी उसको आधार मानते हुए भारत की संसद को पावर दी, अधिकार दिया कि वो कानून बना सकती है इनके बारे में, इनके विकास पे या इनके किसी भी तरह। लेकिन भारत की संसद उस पर कोई कानून नहीं बनाती, कोई सुरक्षा नहीं देती और जितना हमें कहा गया उसे दिया नहीं जाता। तो मैं इसमें धारा 341 सर्वोच्च न्यायालय को उसका संज्ञान लेना चाहिए था। सर्वोच्च न्यायालय ने उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्या वो चाहता है कि देश की सरकार, देश के जो रहनुमा बैठे हुए उनके इशारे पर काम करे? हमें ऐसा प्रतीत होता है। मित्रों, मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा है। हम 1931 के बाद भारत की अलग अलग पार्टियां, अलग अलग प्रांतों में जो सरकारें हैं वो मांग करती रही या कुछ करती रही कि देश में हमारा सर्वे होना चाहिए। देश का सर्वे बताएगा कौन कौन सी कम्युनिटी आगे चलेगी, कौन कौन सी कम्युनिटी पीछे रह गई, उसके आधार पर निर्णय होगा। ऐसा निर्णय नहीं होगा कि सबको गुमराह कर दिया जाए, ऐसा परिस्थिति बना दी जाए कि आरक्षण को ख़त्म करना। मैं खुद आरक्षण के एक एक विषय पर बहुत गंभीरता से चर्चा करता हूँ अधिकारियों के साथ। अभी उत्तराखंड में मैं बात कर रहा हूँ। उत्तराखंड में 2000 में उत्तराखंड अस्तित्व में आया। वहाँ कई विभागों में रोस्टर नहीं है, रोस्टर के बारे में जानते नहीं, रोस्टर होता क्या है। तो ये एक तो बड़ी चिंता का कारण है। और जो अधिकारी हमारे पदोन्नति पाने वाले होते हैं उनके ऊपर तरह तरह से लाठें लगा के रोक दिया जाता है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो दूसरे नौ रत्नों में मैं बात करने को तैयार हूँ। ONGC पे चले जाइए, देश के गृह मंत्रालय पे चले जाइए, यूनिवर्सिटी पे चले जाइए, हर जगह हमारे लोगों को रोकने का प्रयास हो रहा है। उनकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मित्रों, अभी 1 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक झटके में कुछ राज्यों के लोगों की पिटीशन पर, कुछ राज्यों के आपत्ति के बाद एक फैसला सुना दिया। मेरा जो विचार है, जो मुझे अनुभव है, मेरा लगभग 50 साल के आसपास का अनुभव आ रहा है, जो मेरा अनुभव है, मैंने ये महसूस किया कि जब राज्यों में कोई चीज़ छोड़ दी जाती है तो वो समापन की ओर होती, ख़त्म की ओर होती। मेरे को याद है जब ये मैला प्रथा उठाने के लिए कानून आया, क्योंकि हमने उसको बात को कहा था, रामविलास पासवान जी नए मंत्री आए थे, VP सिंह जी सरकार थी,
और हमारे इस संस्था के जो चीफ पैटर्न है वो भारत के समाज कल्याण विभाग के चीफ थे, इंडिया के चीफ थे, और उससे पहले वो कमिश्नर रहे और शेड्यूल कास्ट। तो वहाँ जो है वो जो मैला उठाने की प्रथा थी, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट के सामने कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं कि गलत आंकड़े दे दिए गए सुप्रीम कोर्ट। उसमें एक आंकड़ा है हरिद्वार जिले का। हरिद्वार जिले में सुप्रीम कोर्ट को कह दिया गया कि यहाँ 100% ये जो मैला उठाने की प्रथा वो समाप्त कर दी गई। लेकिन जब एक ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में आंकड़े दिए तो सुप्रीम कोर्ट ने उस अधिकारी को केवल ये कह करके छोड़ दिया कि आपको मैं चेतावनी देकर छोड़ रहा हूँ, आगे से ऐसा ना हो। ये गंभीर टिप्पणी। ऐसे ही कई राज्यों में परिस्थितियाँ बदली हैं। अभी हम जब 1 तारीख के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की चर्चा करें तो जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी जो हैं उन्होंने अपनी बात को क्लियर तरीके से कहा। एक जज ने, तो लेडी जज है, उसने अपनी बात को उस बेंच के अंदर रहते हुए कहा कि ये नहीं हो सकता। और मुझे इसमें कहने में कोई एतराज़ नहीं है कि हमारे लोगों को हमारे को मारने के लिए प्रयोग किया जाए, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे हमारे न्यायालय में बैठा हुआ हमारा व्यक्ति, वो उस वर्ग का नेतृत्व करते हुए उसमें 100% अपनी भागीदारी हाँ करता है। तो यदि दलित समाज का कमज़ोर वर्ग ये मानता है, चाहे वो किसी वर्ग का है, धोबी है, खटीक है या दूसरा अनुसूचित जाति की जितनी जातियां हैं, अगर वो समझती है कि पहले बाबा साहब, क्योंकि हम भटके हुए हैं, हम बाबा साहब को भी मानते हैं और भगवान राम को भी मानते हैं। ये अगर कोई भगवान राम को मानता है तो बेईमानी कर रहा है कि बाबा साहब का नाम लेता है, और अगर कोई बाबा साहब को मानता है तो बेईमानी कर रहा है कि मैं राम को मानता हूँ। क्योंकि बाबा साहब ने साफ साफ कहा था, जिस दिन धर्म हावी होगा उस दिन दलितों का विनाश निश्चित शुरुआत हो जाए। तो हमारा निश्चित हो चुका है विनाश से। तो हमारी परिस्थिति है कि हम बिना विवाद के एक छतरी के नीचे आए। हमारी छतरी सुरक्षित होनी चाहिए। यदि हम तूफान से बच जाएंगे तो बंटवारा कर लेंगे। ये जो तूफान आया है ये उड़ा देने वाला तूफान है। आपको मालूम होना चाहिए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट में IAS ऑफिसर तो क्रिमिनल से बाहर कर दिया, और अखिलेश यादव को बाहर नहीं किया, लालू यादव को बाहर नहीं किया, मुलायम सिंह यादव को बाहर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ऐसे ही बंदरबाट होती है। तो मेरा आप सबसे आग्रह है